नमस्ते भारत। आज से हम बीपीएससी टीचर और साथ में जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसे ध्यान में रखते हुए हम स्टैटिक जीके और जीएस के पार्ट जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस को कंप्लीट करेंगे। हम क्वेश्चन के माध्यम से इसे पढ़ेंगे जिससे कि प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल्स को भी हम थोड़ा पढ़ लें और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता चले और जिससे कि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन कर सकें। अभी हम इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। यह जो बुक है वह एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स के अंदर से ही निकाला गया क्वेश्चन का ये कलेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्रस्तावना से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना होता है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, क्योंकि यहीं से जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत होने की संभावना होती है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो कौन सा कथन सही है, तो तीन कथन दिया हुआ है। पहला कथन जो है क्या है, पहला स्टेटमेंट कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ होता है परिवर्तनीय नहीं है कि हम इसे लेकर के जो भी प्रियम्बल या प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसे लेकर के हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है नहीं जा सकते हैं कि इसका उल्लंघन हुआ है। प्रियम्बल में जो भी बातें लिखी हुई हैं, उद्देशिका में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसका हनन किया गया है और उसे लेकर के हम जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम जाने की बात को हम प्रवर्तनीय कहते हैं। तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम प्रियम्बल को लेकर के नहीं जा सकते हैं, ऐसा पहला स्टेटमेंट का कहना है। तो ये कथन जो है क्या है, सही है। हम इसे लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये भी सही है कि प्रियम्बल में जो भी बातें लिखी गई हैं वो जितना हमारा संविधान है उस संविधान में जो भी बातें, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, डीपीएसपी हो, इन सभी बातों का एक आईना है प्रियम्बल या प्रस्तावना। तो ये संविधान ये क्या करता है, उद्देशिका कि उन उद्देश्यों को बताने का काम करती है जिन्हें संविधान स्थापित करता है और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है, उस सोर्स को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा। तो प्रस्तावना किससे स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो प्रियम्बल स्टार्ट हो रहा है हम भारत के लोग से, तो यहीं से जो है संविधान क्या है, अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। किससे, हम भारत के लोग, यानी कि जो हम लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, वहीं से जो है संविधान अपना जो है शक्ति प्राप्त करता है। तो ये भी बात जो है क्या है, सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही होने के कारण क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। एक भी सही है, दो भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। हम थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में पढ़ लें, क्योंकि हमने पहले ही ये बात कहा है कि हम हर टॉपिक के थोड़ा थोड़ा डिटेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, जिससे कि अगर दोबारा उस तरह का क्वेश्चन आए तो हम जो है और हमारा रिवीजन होता जाए, जिससे कि हमारा वो टॉपिक जो है कंप्लीट होता चले। तो हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रियम्बल है क्या, तो प्रियम्बल को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चूँकि प्रियम्बल है तो छोटा सा प्रियम्बल, आप प्रियम्बल को भी याद रखें। पूरा प्रियम्बल क्या है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, तारीख क्या दिया हुआ है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये पूरा जो है क्या है, हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना का ये वाक्य है और इस प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है।
और ये प्रस्तावना के कुछ जो पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे तो स्टार्टिंग में क्या था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 जो हुआ उसमें ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसलिए जो है संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा केशवानंद भारती केस को कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है और चूँकि प्रस्तावना संविधान का भाग है इसीलिए संसद उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और केशवानंद भारती बाद में ही जो है प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी बताया गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसलिए जो है जो कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया उसमें संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संसद द्वारा इसमें कुछ शब्द जोड़ा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है तो कौन सा शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, दूसरा शब्द क्या है, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द जोड़ा गया है अखंडता। तो ये 3 शब्द जो है जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक क्या है, अखंडता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संशोधन द्वारा कौन सा शब्द, तीनों शब्द भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो आप इस तीनों को याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन क्या रहता है प्रस्तावना से कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो जब न्याय पूछेगा कितने प्रकार की न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। चूँकि अभी हमने जो प्रस्तावना को पढ़ा कि हम भारत के लोग जो है भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता कितना है, 5 प्रकार का है। कौन कौन सा स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। समानता में क्या है, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। तो 2 प्रकार की समता या समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समता और क्या है, अवसर की समता। तो इस तरह से जो है कुछ बेसिक्स जो है प्रस्तावना से हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन संविधान सभा से पूछा गया है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है, 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना का जो पूरा ये फ्रेमिंग था उसी को हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा हैं। इनको जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यूपीएससी द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो जब अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया है, जो कि डेट भी पूछ लेता है। तो आप डेट भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। और 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो है बनाया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब हुआ है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब हुआ है, 1909 ईस्वी में, जिसको कि हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो ये मार्ले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ यहाँ से जो है किया जाता है, जिसमें कि जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की जाती है। तो इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार को ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में जानते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या आवश्यक नहीं है, अधिगृहित संपत्ति जो है आवश्यक नहीं है यहाँ का नागरिक बनने के लिए, नहीं पूछ रहा है। तो क्या क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक है वो हम
तो भारत का नागरिक बनने के लिए जो है 5 प्रकार से हम जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई भी। एक तो है कि जन्म से, एक जन्म से है। दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। तीसरा है देशीयकरण द्वारा। चौथा है पंजीकरण द्वारा। और पांचवा है भूमि विस्तार द्वारा। ये 5 विधि से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता का प्रावधान कहाँ है भारतीय संविधान में? तो भाग 2 में है। और भाग 2 के भी जो है आर्टिकल अगर पूछा जाए, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो 5 प्रकार से जो है, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक तो वंशानुक्रम है ही, जन्म है ही, देशीयकरण है ही, तो 3 तो यहाँ पर दिया हुआ है। एक क्या हो जाएगा? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। और 5वां जो है क्या है? भूमि विस्तार द्वारा, कि अगर किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में जो भी निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो भी स्वतः उस भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 विधि से जो है भारत का नागरिक बना जा सकता है। तो यहाँ पे संपत्ति वाला कुछ प्रोविज़न नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और एक और आप याद रखिएगा 30, इस तरह से होता है, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं उपलब्ध है। ये सब मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? मौलिक अधिकार सबसे पहले तो संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान में के भाग 3 में उल्लेखित है। और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार का प्रोविज़न किया गया है। तो उसी 12 से 35 तक में जो केवल कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं उपलब्ध हैं। तो 15, 16, 19, 29 तो यहाँ पर दिया हुआ ही है। एक आप याद रखिएगा 30 को। 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या ऐसा करता है जिससे कि भारत जो है, भारत का कोई भी नागरिक नागरिकता को खो देगा। तो हमने नागरिकता प्राप्त करने की विधि को पढ़ा अभी कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और भाग किस भाग और किस आर्टिकल में था? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक प्रावधान है। और 5 प्रकार से नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता को छीना कितने प्रकार से जा सकता है? तो वो छीनने का तरीका 3 प्रकार का है, कि 3 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। पहला है कि नागरिकता का कोई स्वतः परित्याग कर दे, तो एक वो विधि हो गया। दूसरा है कि किसी अन्य देश की नागरिकता अगर कोई स्वीकार कर ले तब भी उसकी नागरिकता जो है चली जाएगी, भारतीय नागरिकता। तीसरा है कि सरकार द्वारा नागरिकता अगर छीन लिया जाए, विधि से जो है नागरिकता, भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो यही यहाँ पे पूछा है कि किस प्रकार से कोई अपनी नागरिकता खो देगा। तो पहला क्या है कि भारतीय नागरिकता का यदि वह परित्याग करता है, तो अगर स्वतः परित्याग कर दे तभी उसकी नागरिकता चली जाएगी, तो हाँ सही है। दूसरा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करता है, तो हाँ ये भी विधि दूसरा सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बताया गया है। अभी हमने 3 पढ़ा, उस 3 में ये शामिल नहीं है। सरकार की आलोचना करता है तो ऐसा आलोचना करने से नहीं है, बल्कि सरकार नागरिकता का अंत कर सकती है, लेकिन वो जो है किसी अन्य प्रोविज़न के तहत जो है ऐसा किया जाएगा। आलोचना करने का विषय इसमें नहीं शामिल है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? केवल 1 और 2 जो है सही है, कि इन दोनों विधियों से जो है कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो देगा। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की जो परिकल्पना है किसके लिए की गई है? तो समान नागरिक संहिता जो है का प्रोविज़न सबसे पहले तो आर्टिकल 44 में किया गया है। समान नागरिक संहिता जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसकी समान नागरिक संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात जो है हमेशा उठते रहती है। तो आर्टिकल 44 में की गई है। और किसके लिए की गई है? तो भारतीय नागरिकों के लिए की गई है, तो इसलिए जो है नागरिकों के लिए। और आर्टिकल 44 किसका पार्ट है? तो ये जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, आर्टिकल है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि DPSP के रूप में हम जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस भाग में आता है संविधान के? तो संविधान के भाग जो है 4 में आता है। और संविधान के भाग 4 में आता है। और साथ ही साथ अगर आर्टिकल पूछा जाए कि DPSP का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल ये आपका 36 से लेकर के क्या है, 36 से लेकर के 51 तक DPSP को रखा गया है। और इसी 36 से 51 में 44 नंबर जो आर्टिकल है वो कि उसमें क्या कहा गया है
कि भारतीयों के लिए जो है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान किया जाए। तो ये किसके लिए किया गया है? तो नागरिकों के लिए, ना ही धार्मिक निकाय, ना ही स्त्री, ना ही सजातीय समूह, नागरिकों का जो है वहाँ पे जिक्र किया गया है नागरिक शब्द का। अगला है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है? तो ये जो है 1956 में हुआ है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया है। नेक्स्ट है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है? तो बिहार जो है 1912 में बना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत के संविधान में भाग 4 क, भाग कितना है 4 के क में जो है इसको जोड़ा गया। 4 में तो क्या है, भाग 4 में राज्य के 3 निर्देशक तत्व हैं, वहीं 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल जो है क्या है, ड्यूटीज़ है 4 के क में। और इस 4 के क में जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो उसको हम आर्टिकल पूछा जाए, ये तो भाग है, आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल जो है 51 का क्या है, क है। वहीं 36 से 51 तक राज्य का DPSP है और 51 के क में क्या है, तो मूल कर्तव्य है। अब कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 11 मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। प्रारंभ में तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 10 कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो भी PT फैक्ट है उसको हमने जो है देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में भाग 4 के क में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया है? तो संविधान पर जो है कब हस्ताक्षर किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इसी दिन हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और यहीं पर जो है संविधान जो बना, उस संविधान पर जो है संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनके द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है यहाँ मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि कुछ जो समिति का जो प्रावधान किया गया था संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो हाँ, ये सही है, जो कि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो जो सुमेलित है उसको हम नहीं यहाँ पर आंसर करेंगे। तो ये तो सुमेलित है कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर, ये भी सही है। तीसरा, संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। तो नहीं, ये सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष थे कौन फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो हाँ, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर C हो जाएगा, C सुमेलित नहीं था। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो किस आधार पर वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का अगर विषय हो तो इस आधार पर जो है किसी नागरिक को वहाँ पर एकत्रित होने से जो है रोका जा सकता है। और ये एकत्रित होने का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार उसके तहत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 अगर पूछा जाए किस में आता है, तो ये हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़ा कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक आता है। और ये किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक आता है। और उसी 12 से 35 तक में जो आर्टिकल नंबर जो है आप 14 से 18 हम रखते हैं समता या स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 को हम रखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल 23 से 24 को रखते हैं हम किस में? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। और आर्टिकल 25 से 28 तक रखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। और आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और जो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो आर्टिकल नंबर 19 से 22 है, आर्टिकल 19 से लेकर के जो 22 है जिसको हम किस में रख रहे हैं?
स्वतंत्रता के अधिकार में। तो उसी आर्टिकल 19 का जो पार्ट है उसमें 19 में कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और उस 6 प्रकार की स्वतंत्रता में जो है आर्टिकल 19 का जो बी है, आर्टिकल 19 का जो बी है उसमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो उसी आर्टिकल 19 बी में जो हमें एकत्रित होने का अधिकार दिया गया है, जो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट है, तो उस पर जो है सरकार के द्वारा जो है एकत्रित होने से लोगों को रोका जा सकता है अगर जो है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता का जो विषय हो। तो ये अपवाद में आता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो है बात नहीं किया गया है। जो हमारा प्रस्तावना है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। अभी हमने पढ़ा ना 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई थी। कौन कौन से स्वतंत्रता की बात की गई थी हमारे उद्देशिका या प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार के क्या था? विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता तो है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात जो है प्रस्तावना में नहीं की गई है। इसलिए मैंने कहा कि आप जो है प्रस्तावना के शब्दों को भी एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि फिर प्रस्तावना से पूछा गया है कि उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। हमने पहले भी पढ़ा कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संघात्मक सरकार में क्या होता है, तो संघात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जो भी केंद्र हो, राज्य हो या फिर जो भी स्थानीय निकाय हो, केंद्र से शक्ति राज्यों को दिया जाता है, राज्य से शक्ति जो है जो स्थानीय निकाय हैं जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, उन सबको दिया जाता है। तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण जब होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शक्तियों का जो है थोड़ा थोड़ा जो है अपने से नीचे के जो भी पार्ट्स हैं उनको बांटना। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण ही है जो है संघात्मक सरकार कहलाता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित यहाँ पर है हम देखते हैं। ए नंबर क्या है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 जो आया था वो प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करता था। हाँ, ये सही है। दूसरा है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करता था। नहीं, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये सही मिलान नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का हुआ है उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। नहीं, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसमें केंद्र में द्वैत शासन की बात की गई थी। तो ये जो है मिस मैच करके दिया हुआ है। तो एक ही मैच है, भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, सिर्फ ए नंबर मैच है। नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 ईस्वी में। हाँ, ये सही है, जिसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी हम कहते हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन। हम 20 तक जो है अभी कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इस चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम जो है कंटिन्यू कुछ स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में जो है वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।